आप सभी को हम सादर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज इस संस्कृतांतर विक्षा में हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ पर आदरणीय सर्वमान्य जो सम्मानित अतिथि है, उनके श्री मुखारविंद से हम अपने प्रश्न को शमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अतः सर्वप्रथम इस शुभ कार्यक्रम को संसाधित करने हेतु मंगलाचरण के द्वारा शुभारंभ करने हेतु मैं आदरणीय पदस्थगण में से यहाँ पर उपस्थित जो है श्रीमती शैलजा ठाकुर जी, आपको मैं निवेदन करती हूँ, कृपया मंगलाचरण विधि को यहाँ पर संपन्न करें। ओम नमो नमः। सभी को मेरा प्रणाम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। धन्यवादाः। सम्प्रति अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। तत्र प्रामुख्येन अद्यतनीयः ये अतिथयः सन्ति तेषां कृते स्वागतं वर्तते। अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भः सामान्यतया संस्कृत क्षेत्रे जायमानानि करिष्यमाणानि यानि कार्याणि सन्ति तदाधारीकृत्य एव अस्य आरम्भः जातः आसीत्। प्रायः वर्षत्रयं परिसमाप्तं। तत्र प्रामुख्येन उद्देश्यरूपे वर्तते संस्कृत क्षेत्रे अथवा भारतीय संस्कृति संदर्भितं यत्किमपि कार्यम् अस्ति तस्य प्रकटीकरणं। तत्र यत्र कुत्रचित् साहाय्यस्य आवश्यकता भवति तत्र सहायता भवेत्। एवमेव अन्ये ये केचन प्रकल्पाः सन्ति तेषां समुपस्थापनं भवेत् इति धिया एव अयं प्रयासः वर्तते। अयं प्रयासः जाह्नवी संस्कृत शोधपत्रिका वर्तते तदनुसांगिक रूपे एव वर्तते खलु। अत्र केवलं रिकॉर्डिंग रूम मध्ये केवलम् अत्र ये सदस्याः भवन्ति प्रश्न पृच्छा येषां भवति ते एव भवन्ति, सामान्य जनसमूहः अत्र न भवति। एवं अत्र एका मार्गदर्शिका वर्तते। एवमेव प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकः भवति संयोजकः, यः चिनोति तस्मिन् राज्ये के जनाः सन्ति ये कार्याणि कुर्वन्ति संस्कृत संदर्भितं कार्यं। तो एवं प्रकारेण प्रत्येकस्मिन् पक्षे एतस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् पर्याये डॉक्टर जोगीन्द्र कुमार महोदयः अत्र वर्तते खलु। सामान्य रूपे यदा एतस्य संस्थापना जाता
तस्मिन् समये एव निर्धारितः जातः यत् ये अतिथयः समागच्छन्ति तेषां परिचयः अत्र न दीयते, यतोहि तेषां परिचयः तेषां यानि कार्याणि विहितानि यानि कार्याणि भवन्ति तदाधारीकृत्य स्वयमेव जनाः ज्ञास्यन्ति। तो कार्यक्रमस्य अन्तिमे चरमे प्रभागे किं भवति, केचन प्रश्नाः भवन्ति, तत्र पुनः अनौपचारिकरूपे संवादः भवति। तो तन्मध्ये एव सर्वे ज्ञास्यन्ति यत् एते महानुभावः संस्कृतक्षेत्रे किं कृतवन्तः, अपि च किम् अग्रे करिष्यन्ति, तदनुगुणम् एव तेषां परिचयः भवति। एते तु बहुश्रुताः वर्तन्ते, तो एतेषां सन्दर्भे बहु किमपि वक्तव्यं नास्ति, यतोहि अहमपि हरियाणा प्रान्ते तत्र अहं प्रायः एकवर्षं यावत् तत्र अहम् आसम्। तो अहं सम्यक् रूपेण परिचितः आसम्। संस्कृतक्षेत्रे तु एते बहु प्रथितयशस्काः सन्ति, तो साक्षादेव एतेषाम् एव विवरणं भविष्यति, एतेषाम् एव वक्तव्यं वयं शृणुमः। अनेन सहैव अत्र ये सन्ति, ये अप्रत्यक्षरूपे, यतोहि तकनीकी सन्दर्भे ये राहुल महोदयः अपि च मनीष कुमारः वर्तते खलु, ते अपि प्रत्यक्षरूपे अस्माकं सहैव भवन्ति। तो एतेषां कृते अपि स्वागतं वचम् अहम् अत्र व्याहरामि। अनेन सहैव साक्षात् जिज्ञासा प्रशमनस्थले वयं गच्छामः। धन्यवादाः। धन्यवादः मन्नवैरः। अधुना अहमत्र वस्तुतः अस्माकं मुख्य संयोजिका महाभागाः सम्प्रति विशेष कार्यदायित्वरूपेण अत्र कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, तत्र कुर्वत्यः अपि सन्ति। तत्र महाभागाः निवेद्यन्ते अत्र प्रश्नरूपेण। सर्वादौ प्रथमः प्रश्नः वर्तते, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्राप्त पुरस्कृत संस्कृत पुस्तक के माध्यम से आपने समाज को क्या संदेश देना चाहा है? अयमेव प्रश्नः मान्याः कृपया उपशमनं कुर्वन्तु इति सविनयं सश्रद्धम् अनुरोधं वर्तते। ओम नमो नमः। अनम्यूट कुर्वन्तु कृपया। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, हरियाणा संस्कृत अकादमी से पुरस्कृत मेरी पुस्तक है जीवन सौरभम। इस पुस्तक के माध्यम से जहां स्वार्थपरता, चाटुकारिता, दुर्जन संगति, जातिवाद, भ्रष्टाचार पर तीव्र कटाक्ष है, वहीं दूसरी ओर सत्संगति, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, सदाचार, सेवा भावना आदि सद्गुणों को अपने आचरण में ढालने का संदेश मैंने उस पुस्तक में दिया है। धन्यवाद महोदय जी। अभी दूसरे प्रश्न की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर रखा गया है वह है, मम्मटोक्त काव्य यशसे अर्थकृते को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत अध्येताओं के लिए इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं आपको दृष्टिगोचर होती है? जी, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदेशिवे रक्षते सद्यः पर निर्वर्तये कांता समित तयोपदेश युजे। ये जो कारिका आचार्य मम्मट की है, इसमें 6 प्रयोजन हैं काव्य के। धन लाभ है, यश लाभ है, व्यवहार ज्ञान है, अशुभ का निवारण है, तत्काल परमानंद और कांता के समान उपदेश। ये 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए हैं।
यश लाभ जो है वो महाकवि कालिदास, दंडी, भारवी आदि की तरह तो मिलता है। व्यवहार का ज्ञान भी होता है, अमंगल निवारण भी होता है, परमानंद की प्राप्ति भी होती है और कांता के समान उपदेश प्राप्त होता है। मुझे पूर्णतः ये संभावनाएं संस्कृत अध्येताओं के लिए दृष्टिगोचर होती हैं, किंतु अर्थक्रियते से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है कि धावक नामक किसी कवि ने श्री हर्ष के नाम से रत्नावली नाटिका लिखी थी और उसके बदले में अत्यधिक धन अर्जित किया था। तो आज जो संस्कृत के अध्येता है उनमें मैं इस प्रकार की संभावना मुझे दृष्टिगोचर नहीं होती कि वो अपना काव्य बेच दे, अपनी जो प्रतिभा है वो बेच दे। हाँ, ये संभावना जरूर है अर्थकृत्य में, वो पुस्तक अगर बिक्री हो जाए तो उससे कुछ अर्थ लाभ हो सकता है, लेकिन वो संभावना भी आजकल में कम मुझे नजर प्रतीत हो रही है, कम नजर आ रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो 5 जी प्रयोजन है उनमें संभावनाएं आज के संस्कृत अध्येताओं में मुझे नजर आ रही है, इनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। वस्तुतः काव्य जो है वो स्वतःस्फूर्त भी होता है और कवि भावना जो है उसको बेचा नहीं जा सकता है। जी और जी ये तो एक प्रतिभा है, जिस प्रतिभा को हम अपने स्वकीय जो एक अस्तित्व है उस अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए एक माध्यम है, और इस प्रतिभा को कभी भी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक जन्मगत उपलब्धि है। और जन्म सिद्धांत से ही अगर देखा जाए तो फिर इसमें भी एक अलौकिकता है, क्योंकि हर किसी को काव्य संरचना जो है वो प्रतिभा हर किसी को नहीं मिलती है। और इसलिए ये एक दिव्य संदेश भी है। इस माध्यम से हम लोग सर्वविदित भी कर सकते हैं कि काव्य को कभी भी बेचना नहीं है। जो अपने में है वो दूसरों में संचार तो कर सकते हैं, परंतु अपना जो है उसको किसी और के नाम पर अगर हम प्रतिष्ठित करें, संभवतः वह एक अशुद्धि होगी और इससे एक अपमानजनक बात भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ पर उपस्थापन किया है। हमारा जो प्रश्न है पदस्थ गणों का, इसका भी आप आगे आगे संशय जो निवारण है वह करेंगे। इसी कामना के साथ मैं अभी यहाँ पर विराम लेती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम महोदय। प्रणाम। महोदय, मेरी भी एक जिज्ञासा है। जी लेखन परंपरा में संस्कृत वाङ्मय की किस विधा में आपकी विशेष रुचि रही है? जी शैलजा जी, संस्कृत वाङ्मय में मेरी जी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 6वीं जी पुस्तक सर। अभी प्रकाशनाधीन है। इनमें मेरी एक पुस्तक जी बर्बरिकम, ये नाटक विधा में लिखी गई है। बाकी जो 5 पुस्तकें हैं, जो 5वीं आने वाली है, जो 4 पुस्तकें और है इस बर्बरिक से के अतिरिक्त, ये सभी पद्य विधा में है। तो संभवतः है मेरी रुचि निसंदेह पद्य विधा में ही होगी, तो पद्य विधा में मेरी रुचि ज्यादातर है। महोदय, और इसी प्रश्न से रिलेटेड मेरी एक और जिज्ञासा है पद्य से ही। आपकी सर्वाधिक प्रिय स्वरचित कविता में कौन सी सबसे आपको पसंद है, जो हम लोग सभी सुनना चाहते हैं? देखिए शैलजा जी, कोई भी कवि या लेखक अपनी सभी रचनाएं प्रिय मानता है, उसको जी सभी जी रचनाएं सर। प्रिय होती है, क्योंकि वो उस पर मेहनत करता है, तो उसको सभी रचनाएं प्रिय हैं। फिर भी आप पूछ रही हैं, तो मेरी एक रचना है जो सरकार ने भी एक अभियान चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी उस पर सर। मेरी एक रचना है जिसका शीर्षक है रक्ष कन्याम। वो इंद्र वज्रा छंद में है, तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करता हूँ। रचना है रक्ष कन्याम।
कन्या हि शोभा सततं गृहस्य लक्ष्मी प्रतिष्ठा ननुषैव कीर्तिः कन्यैव मूलं खलु जीवनस्य तस्माद्धि कन्यां जगतीह रक्ष। गेहस्य नीडे चटकेव नूनं हर्षैर्निवासं कुरुते हि कन्या त्यक्त्वा समृद्धिं चान्यगृहं प्रयाति तत्रापि सा यच्छति नित्यमानम्। अर्थो हि कन्या प्रकीय एव नो संशयः कोऽपि सुसत्यमेतत्। मातुः पितुः सा हृदयस्य खण्डं ज्ञात्वा हि चैवं खलु रक्ष कन्याम्। वाञ्छन्ति सर्वे हि सुतान्न सूनुः जानन्ति तेनैव कदापि नूनं कन्यां विना नैव वधूर्हि लोके तस्माद्धि कन्यां जगतीह रक्ष। आत्मास्ति कन्या हि गृहद्वयस्य चानादरः क्वापि भवेन्न तस्याः भ्रूणस्य हत्या परमं हि पापं संरक्ष्य वै पाठय सर्वकन्याः संरक्ष्य वै पाठय सर्वकन्याः। जी धन्यवाद। जी महोदय, ये आपका पद्य बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही सुंदर लगा हमें भी। इसको धन्यवाद। हम भी सीखने का वो करेंगे, प्रयास करेंगे सर। बहुत बिल्कुल। अच्छा था ये। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। महोदय नमो नमः। मेरा भी एक प्रश्न है जी। इसी क्रम में मैं भी एक आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा। बिल्कुल कि बिल्कुल महोदय जी, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और उनमें संस्कृत तथा हिंदी पुस्तकें भी हैं, तो अब आपकी रचनाओं के बारे में एक संक्षिप्त विवरण कृपया साझा करें। जी पुष्पराज जी, मेरी अब तक 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और जिसमें 5 संस्कृत की पुस्तकें हैं, 4 हिंदी में हैं। मेरी जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है सत्यांशु, वो 2015 में प्रकाशित हुई थी। ये काव्य संग्रह है और ये मैं आपको बता दूं छंद मुक्त कविताएं इसमें हैं। संस्कृत में कविताएं हैं और उन्हीं भावों को लेकर के संस्कृत का हिंदी भाव में भी कविता है। एक पेज पर संस्कृत कविताएं हैं, दूसरे में हिंदी कविताएं हैं उसी भाव को लेकर के। तो ये काव्य संग्रह है। दूसरी मेरी पुस्तक है जीवन सौरभम, जो हरियाणा सरकार संस्कृत अकादमी से पुरस्कृत है। ये भी काव्य संग्रह है, ये छंदबद्ध है। तीसरी पुस्तक मेरी बर्बरिकम नाटक है, जो 2020 में प्रकाशित हुआ। चौथी जो पुस्तक है काव्य भी संग्रह है, वो भी मनोमंजरी, 2022 में ये प्रकाशित हुई है। और 2023 में श्री श्याम स्तुति शतकम, ये 2023 में मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और एक अब बाल साहित्य पर है, बाल गीत गंगा, जो निकट भविष्य में ही प्रकाशित होने वाली है। ये मेरी संस्कृत की पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकें मेरी हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें मेरी प्रथम हिंदी की पुस्तक है वो है श्रीमद् भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं वो मैंने दोहों के रूप में लिखे हैं। तो गीता दोहावली नाम से वो पुस्तक है, 2021 में वो प्रकाशित हुई थी। दूसरी मेरी पुस्तक अनुपमा, इसमें नारी के विविध रूपों पर है कि नारी माता के रूप में कैसी है, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। इसमें अलग अलग छंदों में सभी स्त्रियों के रूपों पर, नारी के रूपों पर छंदबद्ध कविताएं हैं। तो ये पुस्तक मेरी 2021 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी मेरी पुस्तक है मुझे प्यार चाहिए, ये कहानी संग्रह है। इसमें एक बेटी, आज बेटी के साथ जो दुर्दशाएं हो रही हैं उनको लेकर के एक बेटी की ये मांग है कि मुझे प्यार चाहिए। ये टाइटल मैंने इसको, शीर्षक मैंने इसमें दिया है कि एक बेटी कह रही मुझे प्यार चाहिए। ये 2022 में प्रकाशित एक कहानी संग्रह है। और एक 2023 में मेरी पुस्तक आई है गूंजे मेरे गीत, उसमें गीत हैं, देशभक्ति गीत भी हैं
अन्य प्रेरणादायी गीत भी उसमें शामिल हैं। तो ये मेरी हिंदी की 4 पुस्तकें हैं। तो कुल 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 10वीं अभी निकट भविष्य में प्रकाशित होने जा रही है। जी जी महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः हम सभी विदित है कि महोदय जी निरंतर ही संस्कृत साधना के साथ साथ जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उस भाषा के उत्थान के लिए भी, उस साहित्य के भंडार को और भी उजागर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और अहर्निश कार्य दायित्व को संभालते हुए आज हम सब के बीच उपस्थित है। और इसी प्रश्न श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न यहाँ पर रखा जा रहा है। महोदय जी, संस्कृत अध्येता होने के नाते अध्ययन और प्रतिभा का समावेशन कर आपने व्यक्तिगत रूप से संस्कृत सेवार्थ किन प्रकल्पों को क्रियान्वित किया है, कृपया साझा करें। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। और डॉक्टर सागरिका जी ने तो मेरा 1-2 गीत गाया भी है हिंदी में। मैं बड़ा आभारी हूँ इनका। जी, संस्कृत न केवल सभी भाषाओं की जननी है, अपितु शुद्ध वैज्ञानिक व परिष्कृत भाषा है। संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते संस्कृत से मेरा गहरा लगाव रहा है। संस्कृत से ही मेरी आजीविका चल रही है, अतः संस्कृत की सेवा करना मेरा परम दायित्व है। मैं संस्कृत में 6 पुस्तकें लिख चुका हूँ, जो संस्कृत रूपी यज्ञ में थोड़ी आहुति देने का कार्य करती है। और ये कार्य मेरा निरंतर जारी भी है। इसके अतिरिक्त शोध पत्र के माध्यम से, सेमिनार से, किसी भी शुभ अवसर पर या किसी शुभ दिन पर मैं अनवरत संस्कृत साधना में लगा रहता हूँ, कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ और सोशल मीडिया पर भी उनको प्रसारित करता हूँ। संस्कृत के श्लोकों को गीत के रूप में लिख करके या हिंदी फिल्मों या हरियाणवी हिंदी फिल्मों के गीत या हरियाणवी जो गाने हैं उनको संस्कृत में अनुवाद करके मैं संस्कृत की सेवा करने का अल्प प्रयास करता रहता हूँ। ये प्रकल्प कुछ मैंने आपको बताए हैं और मैं थोड़ा एक उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जो संस्कृत के श्लोक हैं उनको किस प्रकार में बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए उनको गीत के माध्यम से उनको बताता हूँ। जैसे हमारा एक हितोपदेश में श्लोक आता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। ये श्लोक है। तो इसका हिंदी अर्थ जो मैंने लिखा है, मैं इसमें थोड़ा देख करके बताता हूँ कि ज्ञान हितोपदेश का ले लो जो शिक्षक बतलाता, नारायण पंडित है लेखक नीति कथा समझाता। बुद्धिमान और मूर्ख जन का समय बीतता कैसे, बुद्धिमान और मूर्ख जन का समय बीतता कैसे, विष्णु शर्मा राजपुत्रों को सदा सिखाता ऐसे। हितकारी उपदेश सुनाता, मन से खूब पढ़ाता, ज्ञान हितोपदेश का ले लो जो शिक्षक बतलाता। बुद्धिमान समय है बिताते बस काव्य शास्त्र पढ़कर, मूर्ख वैशन में ही बिताता समय सोकर झगड़ कर। धर्म कर्म प्रीति नीति की ये शिक्षा बस दे जाता, ज्ञान हितोपदेश का ले लो जो शिक्षक बतलाता। इस प्रकार के श्लोकों का मैंने गीत में अनुवाद किया है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेरणामूलक है और ये एक अभिनव पंथा में मानती हूँ कि हितोपदेश से संस्कृत का जो उपदेश मूलक वाणी है, उन वाणियों को आपने समेट कर हिंदी में अनुवाद करते हुए बहुत अच्छी तरह से बच्चों को सरल से सरलतम उपाय के माध्यम से ही, और आपने यहाँ पर जो संस्कृत का प्रचार प्रसार का अभिनव पंथा अपनाया है, इसके लिए हम सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है
लेखक की दृष्टि से क्या आप मानते हैं कि वर्तमान लेखन पुरातन लेखन जैसा स्थान नहीं बना पा रहा है? इस विषय पर आप कृपया अभिमत व्यक्त करें। जी डॉक्टर सागरिका जी, इसमें देखिए, कोई भी लेखक या कवि जब अपनी रचना करता है तो या तो वो प्राचीन ग्रंथों को आधार मान करके रचना करता है, या समाज में घटित होने वाली घटनाओं को ध्यान में रख करके अपनी रचनाएं करता है। प्रत्येक रचना का एक विशेष काल या अवस्था होती है। आधुनिक काव्य वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखे जा रहे हैं और उन पर शोध कार्य भी निरंतर जारी है। संस्कृत जगत में अपनी विशेष वो छाप छोड़ रहे हैं और लगातार शोध कार्य उन पर जारी है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि पुरातन लेखन से आज कुछ भी अछूता नहीं है। और वैदिक साहित्य से लेकर के लौकिक संस्कृत यथा रामायण, गीता, समृतियां, दर्शन, विदुर नीति, चाणक्य नीति आदि ऐसे ग्रंथ हैं जो सर्वदा सर्वथा अद्वितीय है एवं प्रासंगिक भी है। अतः मेरा मानना यह है कि वर्तमान लेखन पुरातन लेखन जैसा स्थान अभी नहीं बना पाया है, ऐसा मेरा मत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक तो वास्तविक ही है, क्योंकि यदि हम शास्त्र को छोड़ दे या फिर पुरातन जितने काव्य ग्रंथ है उन सभी को छोड़ दे, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति कह लीजिए, भारतीय एकता जो है, उन सभी का जो एक दर्पण होता है, उस दर्पण को तोड़ देना जैसा हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं में से ही हम लोगों को प्रतिबिंबित होता है, इस समाज को दिखाई पड़ता है कि किस तरह से भारतीय सभ्यता संस्कृति पहले विराजमान है और आज भी उसी का प्रभाव, उसी का ही प्रचलन यहाँ पर है हमारी सभ्यता संस्कृति में। और इसी तरह से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब जाकर हम लोगों को जो एक साहित्य का जो भंडार को उजागर करने की जो प्रथा है, उस प्रथा को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। और इसी तरह से आपने जो सत्य वचन यहाँ पर कहा है कि हम लोग अछूत नहीं हैं, जो भी शास्त्र है उन शास्त्र को आधारान्वित करते हुए ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने सारे कवि है, धारणा अवधारणा कह लीजिए, सभी तो मूल वही है। वेद, पुराण, उपनिषद, जैसे कि महाभारत एक मूल ग्रंथ के रूप में लेकर आगे चलकर जितने सारे पंडितगण हुए, जितने सारे कवि हुए, संस्कृत के साहित्यकार हुए, उन सभी ने एक स्रोत लेकर ही जल गंगा को स्रोत के रूप में लेते हुए, जिस तरह से हम लोग बाकी धाराओं को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, नदियों को वंदन करते हैं, उसी तरह से हमारे पुराने जितने सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को धारा के रूप में गंगावत स्वीकार करते हुए बाकी ग्रंथों को, बाकी प्रवृत्ति जितने सभी है, उन सभी ने जो भी रचनाएं की है, उन सभी रचनाओं को हम उपगंगा के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए अति उत्तम, बहुत उत्तम विचार भी है आपका। और साथ ही इसी तरह से जितना डटोला जा रहा है, जितना ही हम लोग अपने अपने प्रश्नों को उत्थापन करते हुए आपके माध्यम से जो क्षमता पूर्वक उत्तर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसी से आपकी जो विद्वत्ता है वो प्रतिपन्न हो जा रहा है। और इसके लिए हम लोग भी अत्यंत उत्सुक है। और इसी क्रम में हम और दो प्रश्न यहाँ पर उपस्थापन करना चाहते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि महोदय जी, आप जीवन में संस्कृत भाषा को किस प्रायोगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी मानते हैं? कृपया यहाँ पर साझा करें। नमस्ते। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, बड़ा सुंदर और अच्छा प्रश्न है। निसंदेह संस्कृत भाषा जितनी समृद्ध व परिष्कृत है, इसको
जानने वाला या समझने वाला व्यक्ति का जीवन भी उतना ही समृद्ध व सुसंस्कृत है। जितनी हम संस्कृत भाषा को जानेंगे समझेंगे उतना ही उसका जीवन परिष्कृत होता जाएगा, उसका जीवन समृद्ध होता जाएगा। रोजगार की दृष्टि से भी संस्कृत में अनेक विकल्प हैं, लेकिन मैं संस्कृत को चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपयोगी मानता हूं। संस्कृत अमृत है, क्योंकि ये संस्कृत वास्तव में हमें जीना सिखाती है, संस्कार देती है। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा उपयोगी इसको, संस्कृत भाषा को चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपयोगी मानता हूं। वास्तव में एक पल के लिए हम ये भी मान लें कि संस्कृत में रोजगार नहीं, हालांकि अनेक विकल्प है रोजगार के भी, लेकिन सबसे ज्यादा इसका उपयोग है वो हमें ये जीना सिखाती है, हमें संस्कार देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो संस्कृत शब्द से ही हम लोगों को प्रतीत होता है कि हम सुसंस्कृत है, हम एक सभ्य जाति में पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा जिसको आती है, प्रमाणित है, प्रतिपादित भी है, प्रतिपन्न भी किया गया है कि संस्कृत भाषा की ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कुछ और ना हो परंतु अंतरात्मा से वे जुड़े हुए होते हैं। उनको यह भलीभांति ज्ञात होता है कि जन कल्याण हमारा लक्ष्य है और मानवता ही हमारा मूल चरित्र है। ये बात संस्कृत के माध्यम से ही पता चलता है। संस्कृत में ही जीवन दर्शन और संस्कृत में ही जीवन का जो आराधन है वह प्रतिबिंबित होता है। संस्कृत के शास्त्र यही हमें सिखाते हैं कि संस्कृत का ज्ञान अत्यावश्यक है जीवन को प्रतिफलित करने के लिए, उजागरित करने के लिए और जीवन को सार्थक बनाने के लिए। इसलिए आपने भी बहुत अच्छी तरह से एक अत्यंत मूल्यवान बात यहाँ पर बताए है कि संस्कृत हमें वो सिखाते हैं जो विश्व की कहीं पर भी हमको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत उचित बात है यह। और जनमानस पर जो भी संस्कृत के विरोध करते हैं, विरोधितामूलक एक विचार रहता है समाज में कि संस्कृत लुप्तप्राय भाषा है और संस्कृत भाषा का कोई मूल नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक दृढ़ संदेश आपके माध्यम से प्रेरित होता जा रहा है कि संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कृत है तो हम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी दूसरा प्रश्न जो है वो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी। महोदय जी, आपको संस्कृत के क्षेत्र में जितना सम्मान प्राप्त हुआ है उससे आप युवाओं को संस्कृत के प्रति रुचि रखने हेतु किस प्रकार परामर्श देंगे, कृपया साझा करें। जी, वास्तव में संस्कृत ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। आप जैसे विद्वान या विदुषी से मेरी बात हो रही है, ये संस्कृत के कारण ही है। संस्कृत ने मुझे पहचान दी है। युवाओं को संस्कृत में रुचि रखने हेतु संस्कृत की सूक्तियों के माध्यम से, सूक्तियों को समझा करके जीवन को सफल बनाने का परामर्श देता हूं। कक्षा में जो युवा आते हैं, कक्षा में युवाओं को अंताक्षरी है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, अनेक महापुरुषों, वैज्ञानिकों, विद्वानों के उदाहरणों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और जैसा कि आपने बताया अभी कि संस्कृतम भारतीय संस्कृतिश्च, संस्कृत है तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को अगर हमने खोजना है, जानना है, पढ़ना है तो संस्कृत का आश्रय हमें लेना पड़ेगा। संस्कृति ही संस्कृत आश्रया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो गीत है, हिंदी फिल्मों के गीत, वो मैंने काफी उनका हिंदी फिल्मों के गीतों का संस्कृत में अनुवाद किया है। उनके माध्यम से भी बच्चों को प्रेरित करता हूं। गीत गाते भी हैं बच्चे, लिख करके देता हूं और उनका उसमें थोड़ा रुचि उनकी और बढ़ जाती है। देश विदेश विकल्प तो इसके बहुत ज्यादा है, नौकरी के तो, सर्विस के तो,
बहुत ज्यादा विकल्प संस्कृत में है, वो उनके साथ साथ देश विदेश में भी संस्कृत का क्या योगदान है उनके माध्यम से, और बच्चों को अनेक प्रकार की प्रेरित कहानियां या प्रेरणास्पद जो प्रसंग हैं वो बता करके मैं चाहता हूं कि बच्चों में कुछ रुचि पैदा कर सकूं, और इसका संस्कृत के प्रति जो रुझान है उनका, उसमें कुछ बदलाव ला सकूं, उनको परामर्श दे सकूं, और संस्कृत के प्रति उनका लगाव जो है वो बना सकूं, ऐसा मैं प्रयास करता हूं। जी जी, धन्यवाद। आपका प्रयास सर्वदा ही प्रशंस्य है, सराहनीय है, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत उन्नत माध्यम से ही, उन्नत विधा को अपनाते हुए आपने, जैसे कि गीत के माध्यम से जो आपने बताया भी है, आपकी कृपा भाजन हूँ मैं, और आपकी कृपा से ही मैंने एक दो गुनगुनाए भी है गाना जो आपके रचित है। तो इसलिए मैं भी अत्यंत इस बात को डट कर बोल सकती हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही सब कुछ है। यदि संस्कृत भाषा में ही सब कुछ है, संस्कृत में ही सब कुछ है, तो फिर संस्कृत के माध्यम से भी हम हर विधा को अपना सकते हैं, हर कर्म संस्थापन को हम संस्कृत के माध्यम से अपना कर अपने जीवन को और भी उन्नत कर सकते हैं। और भी कर्म संस्थापन के माध्यम से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद कह लीजिए तो चिकित्सा विभाग के ओर चले जाते हैं, या फिर जो ज्योतिष के माध्यम से भी हम लोग कह ले तो उसमें भी क्या होता है, ग्रह नक्षत्र के संबंधित जितने सारे विभाग होते हैं जो कर्म संस्थापन के लिए जोड़ा जाता है, उन विभागों में भी हम लोग अंतर्भुक्त कर सकते हैं युवाओं को भी। और साथ में इन वस्तुओं को, वस्तुतः क्या है, संस्कृत एक पंडितों का भाषा है, ये समझकर, ये जो सोच है, ये जो विचार है, इस विचार को बदलने के लिए अभी हम लोगों को और भी आगे काम करना पड़ेगा। और इस विचार को बदलने के लिए आपने जो धारा अपनाए हैं, उस धारा को हम सर्वतोमुख से ही वंदन करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से संस्कृत कर्म संस्थापन के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा जो एक विषय है, जो एक आपने सूचना दी है, वो भी बहुत सराहनीय है। और इसी के लिए ही हम हृदय तल से सभी पदस्थ गणों की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहते हैं आपको। और आगे अभी यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न जो है वो निरंतर ही चलता रहता है, प्रश्नों का विशेष रूप से जब विद्वान गण हमारी इस संस्कृतांतर वीक्षा में उपस्थित होते हैं, हम चाहते हैं कि निरंतर ही प्रश्नोत्तर पैराए चलते रहे, और हम प्रश्न करते रहे और विद्वानों से उत्तर प्राप्त करते रहे। परंतु समय का भी एक खेल होता है, समय का भी नियम होता है। समय सर्वदा ही खींचता है कि मैं आ गया हूँ और अभी आप आगे बढ़िए, ताकि आगे का जो कार्यक्रम है वो चलता रहे। तो इसलिए हम भी समय की पाबंदी को सम्मानित करते हैं, और इसलिए अभी हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर चलते हैं। और यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन करने जा रहे हैं पदस्थगण में से एक आदरणीय महोदय जी है, माननीय पुष्पराज शर्मा जी। नमो नमः। नमो नमः। मैं पुनः एक बार उपस्थित हूँ आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। मैं सर्वप्रथम आज की संस्कृत अंतर्भिक्षा में पधारे आदरणीय विद्वान डॉक्टर जोगिंदर कुमार महोदय जी को धन्यवाद करता हूँ, जो आज हमारे कार्यक्रम में आके हमारे प्रश्नों का शमन किया और अपने ज्ञान से हमारा वर्धन किया। इसके लिए उनका मैं हृदय तल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे आदरणीय गुरुजी, जिन्होंने हमें एक क्रम में जोड़ रखा है, और उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। डॉक्टर विपिन कुमार झा गुरुजी हमारे, जिनके मार्गदर्शन से ही हमारा ये कार्यक्रम निरंतर आगे आगे चलता रहता है। हमारे कार्यक्रम में
जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, सरिता महोदया जी, आज वो किसी कारण से उपस्थित नहीं है। मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका महोदया जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे कार्यक्रम में, हमारी श्रृंखला में राज्य से भी बहुत से हमारे साथी हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस तकनीकी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मैं हमारे तकनीकी यहाँ पे सहयोगी है हमारे हमारे गण के, मैं उनको भी राहुल जी और मनीष महोदय, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमो नमः। जी, मैं भी अपनी ओर से आप सभी टीम को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरे को ये मौका दिया। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते भाई, सबको मेरा प्रणाम। मैं शांति मंत्र के लिए आई हूँ। मेरा नाम गौरी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण आत्मा।